तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। छोटी छोटी गलतियां ही नासूर बन जाती हैं, वो गलतियां ना हो इसीलिए मैंने ये क्लास रखी है। तैयारी सभी लोग करते हैं, 2-3 मार्क्स से ही केवल और केवल एग्ज़ाम रुकता है। उसका कारण ये है कि अकस्मात अगर कोई जानकारी आपके सामने आ जाती है, प्रश्न आ जाता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। इसीलिए बच्चों, सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्या अकस्मात कोई चीज़ आए, प्रश्न आपके सामने, उसी को ध्यान में रखकर हमने ये क्लास तैयार की है, जिसका नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास, जो 9:30 बजे रात्रि के समय होती है और प्रतिदिन होती है। लगातार, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, उस दिन भी एक क्लास होती है। पूरे साल भर चलने वाली एक क्लास है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी बात है बच्चों, क्या कि ये क्वेश्चंस आंसर के माध्यम से इस क्लास को कराया जाता है। मैं आपसे हमेशा ये पूछता रहता हूं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसका कारण है कि आप निरंतर पढ़ाई में लगे रहें और निरंतर पढ़ाई में लगकर केवल और केवल पढ़ाई पर बेस्ड होकर काम करिए। और मेहनत की कोई बिसात नहीं है। मेहनत अगर कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पर सफलता उसके घर पहुंच जाएगी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप लगातार ये 1 साल तक क्लास देखते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूअसली, तो मैं कह रहा हूं कि 101%, 101% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहां पर और सिलेक्शन भी होगा। तो धैर्य रखते हुए तैयारी करना है। और उतार चढ़ाव तो जीवन में बहुत बार आते हैं। ये मत सोचिएगा कि उतार चढ़ाव कोई आपके जीवन में नए हैं। वास्तव में क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए क्या है? चढ़ाव है। जो हमें खराब लगता है वो हमारे लिए ढलान है। मतलब अगर सुख और दुख की अगर बात करें, जो खराब लगा वो हमारे लिए दुख है और जो अच्छा लगा वो हमारे लिए सुख है। तो सुख और दुख तो दोनों ही अगर देखा जाए तो हिस्सा है जीवन के। और किसी के लिए हो सकता है कि वो सुख हो जाए, दुख सुख हो जाए, और आपके लिए हो सकता है दुख हो जाए। जैसे दो सिलेक्शंस, दो सीटें ही हैं और अगर 3 अपीयर हो रहे हैं तो एक को तो दुखी होना ही होना है 101%, क्योंकि सीट ही दो है। दो लोगों के लिए क्या है कि बहुत अच्छा है, एक लोगों के लिए क्या है कि बहुत बुरा है। और इसीलिए क्या है कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। और अगर इच्छा शक्ति है और निरंतरता है, अगर आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन ना एक दिन आप सिलेक्शन जरूर हो जाएंगे। एनसीईआरटी को बेस बनाइए, बड़ी ऊंची किताबें मत पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ही रामबाण है, उसके शब्दतः आपको चीजें रटी होनी चाहिए। आप जो किताबें पढ़ रहे हो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अगर आपको वो किताबें रटी हुई हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपको कोई एक तरह से आईएएस पीसीएस बनने से नहीं रोक सकता। आपको वही किताबों को शब्दतः एक एक शब्द को रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कोई बड़ी किताब, कोई यूनिवर्सिटी की किताब आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वही सिलेक्शंस में आगे बढ़ाते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चंस जब गलत हो जाते हैं एग्जाम में, तो ये नासूर बन जाते हैं और 1 साल बर्बाद कर देते हैं पूरा का पूरा। तो 8-10 नंबर अगर कम रह रहे हैं तो उसको बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारी इस श्रृंखला में। लगातार ये क्लास मिलेगी 9:30 बजे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक वेरिएबल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का तो नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या है वेरिएबल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट? देखो, रेपो रेट को
एलएएफ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब होता क्या है, सब पहले तो जो है होता क्या है इस पर तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन हमारी शर्त क्या होती है, सबसे पहले हम आपको देते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या कि उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर सॉल्व कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो आ जाओ हमारे साथ में इस श्रृंखला में और क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ और इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें कई क्वेश्चंस होते हैं, आप ये मानकर चलिए इसमें हम कई क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो बाद में क्लास में कराए जाते हैं। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया जाता है, इसका भी जवाब हम बाद में देंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, परिवर्तनीय रेपो दर नीलामी में बैंकों द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली दर हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतिगत रेपो दर से अधिक होती है, पहला है। दूसरा है, परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में स्थायी तरलता अधिशेष को अवशोषित करना है। सी है, तरलता समायोजन सुविधा कॉरिडोर की चौड़ाई नीतिगत रेपो दर और फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर के बीच का अंतर होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है? जवाब दीजिए अगर आपको जवाब बना। इसी तरह से आपका यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है और इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, तो आपको इसका जवाब देना है और देखना है कि आप कितना सही है कितना गलत है। 3 ऑप्शन है, मैं हट गया हूं सामने से और आप बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपकी तैयारी है, क्योंकि अचानक से आया हुआ क्वेश्चन ही मुसीबत बनता है। वहां हम पढ़े सब होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के रूप में जब वही पूछ लेता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसी समस्या का समाधान है ये 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। 365 दिन ये क्लास चलेगी, जिसमें एक दिन आपका गैप नहीं होगा, लगातार क्लास होगी और बाकायदा इस पर आप काम करते रहिएगा। तो चलते हैं हम लोग। होता क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसको अगर हमें समझना है सबसे पहले, फिर तो हम वेरिएबल शब्द को समझेंगे यहां। ठीक है, देखो 2000 में, ठीक है, एक प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था जिसे एलएएफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यहां एलएएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलएएफ के 2 पार्ट बनाए गए थे उस समय। ये ऑलरेडी ऐसा नहीं था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट शब्द नए हैं, पहले भी चल रहे थे 2000 से पहले। और ये वास्तव में क्या है कि एलएएफ के अंतर्गत इनको पार्ट बनाकर इनकी ड्यूटी बढ़ाने का काम कह सकते हो, बढ़ा दिया गया था। मतलब इनकी भूमिका बढ़ा दी गई थी एलएएफ का पार्ट बना के। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि ये भूमिका क्यों बनाई गई थी, बढ़ाई गई थी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए इस पर? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ क्यों ऐसा किया गया था कि इनकी भूमिका बढ़ाई गई थी। जो रेपो रेट था, रिवर्स रेपो रेट था, उस शब्द की, उसका कारण यह था कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक हैं, या बैंक का ही उदाहरण लेते हैं, बैंक हैं वो जब आरबीआई से उधार लेते थे या आरबीआई को उधार देते थे, तो ये उधारी लेने और देने का काम अल्प समय के लिए होता था, कम समय के लिए होता था, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को यह पता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो उधार लेने और देने का काम जब होता था बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता था कि अर्थव्यवस्था में तरलता की अधिकता और तरलता की कमी हो जाती थी, अर्थात मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती थी और मुद्रा की सप्लाई कम हो जाती थी, क्योंकि बैंक लॉन्ग टर्म पर लोन लेने पर विश्वास नहीं करते थे। तो अब जब बढ़ गई और कमी हो गई अगर तरलता की, तो वो प्रॉब्लम बन जाती थी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए ही एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया जिसे एलएएफ के नाम से जाना जाता है, अर्थात लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि आरबीआई द्वारा नकदी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जैसे कंपोनेंट को यूज किया जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया हो।
हमने ये कहा कि ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी हैं, लेकिन इसको एक एलएएफ के पार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा था यहाँ पर, अर्थात लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज के रूप में इसको रखा गया और इसके पार्ट के रूप में इसको भी समाहित किया गया। ठीक, अब जब ये एलएएफ जैसा कॉन्सेप्ट यहां डेवलप किया गया, ठीक, तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप कह रहे हो रेपो और रिवर्स रेपो, तो ये होते क्या हैं, पहले तो ये बता दो मुझे, तब तो वेरिएबल की बात करेंगे। ठीक, देखो यहां पर आप इस तरह से समझो क्या कि जब कोई, ये मान लेते हैं आरबीआई है केंद्रीय बैंक, ठीक, ये केंद्रीय बैंक, ठीक, ये बैंक है और ये बैंक है, आप इसको समझिएगा। बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार ले, ठीक है, बैंक जब आरबीआई से पैसा उधार ले और ये उधार अल्प अवधि अर्थात अल्प अवधि के लिए उधार लिया जाए, अर्थात शॉर्ट टाइम के लिए उधार लिया जाए। कैसे लिया जाए? शॉर्ट टाइम के लिए जब उधार लिया जाए, अर्थात अल्प अवधि के लिए ये पैसा उधार लिया जाए, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा बैंकों, बैंक आरबीआई से बैंकों के द्वारा जब शॉर्ट टर्म के लिए उधार लिया जाए, अर्थात यहां 2 सप्ताह 1 से 15 दिन, ठीक, मतलब 1 से 14 दिन, ठीक है, 2 सप्ताह का मतलब 1 से 14 दिन, 7 दिन के 14 दिन के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, तो अब 2 सप्ताह के रूप में जब ये उधार लिया जाए तो उस उधारी दर को ही कहा जाता है रेपो रेट। ठीक, उधारी दर को ही रेपो रेट कहा। दूसरी तरफ वास्तव में क्या होता है कि यही सेम कॉन्सेप्ट अल्प अवधि के लिए ही, जब आरबीआई को कोई बैंक उधार दे, आप कहोगे आरबीआई तो नोट छापती है, उसको उधारी की क्या जरूरत है? वो तो रुपए भी छापती है, उसको उधारी की क्या जरूरत है? ठीक, वास्तव में क्या है कि मुद्रा की अधिकता जो है अर्थव्यवस्था में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इसीलिए आरबीआई भी बैंकों से पैसा लेती है उधार के रूप में, और उसी सिस्टम को कहा जाता है री रेपो अर्थात रिवर्स रेपो के नाम से जाना जाता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। मैंने बस ये कहा है कि अल्प अवधि के लिए जब बैंकें आरबीआई को उधार दें तो उसे री रेपो कहते हैं, और जब आरबीआई बैंकों को उधार दे तो उसे रेपो के रेट के नाम से जाना जाता है। और इसके माध्यम से क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप किया गया। ठीक, अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट चलता है, एक तरफ तो बैंकें उधार दे रही हैं आरबीआई को, एक तरफ आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है। ये चलता है कोलेट्रल के बेस पर, प्रतिभूति के बेस पर, जिसमें प्रतिभूतियां रखी जाती हैं या निकाली जाती हैं, आप ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात किसके बेस पर चलेगा? प्रतिभूति के बेस पर चलेंगी ये कॉन्सेप्ट, अर्थात लेने देने का काम प्रतिभूति के माध्यम से होता है, सिक्योरिटी के माध्यम से हो सकता है, या कोलेट्रल के माध्यम से आप कह सकते हो कि होता है, जिसमें अगर बैंकों के द्वारा लिया जाएगा पैसा तो आरबीआई को देगा, ठीक, और अगर आरबीआई यहां पर बैंक से लेगा तो आरबीआई बैंक को प्रतिभूति देगा, कोलेट्रल देगा। ये कॉन्सेप्ट यहां आता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। रेपो का मतलब है रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट, ठीक है, और रिवर्स रेपो उसका एक तरह से रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यह एक समझौता है जिसमें बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं और बदले में सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखते हैं, कुछ समय बाद वही भी प्रतिभूतियां वापस खरीदते हैं, ये बात कह दिया। इसका उल्टा बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी आरबीआई को कुछ समय के लिए जमा करते हैं और उसके बदले ब्याज कमाते हैं, और यह नकदी आरबीआई को अस्थायी रूप से दी जाती है यहाँ। ठीक है, और ये दोनों मिलकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का हिस्सा है, जो आरबीआई द्वारा नकदी की मात्रा, ठीक है, लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ। ठीक, क्योंकि बैंकें ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए ही उधार लेती थी, इस तरह से एलएएफ के पार्ट के रूप में इनको समाहित करते चीजों में रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब यही रेपो और रिवर्स रेपो 2 तरीके से हो सकती है। एक होता है फिक्स्ड रेपो रेट या फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, और दूसरा होता है वेरिएबल रेपो रेट
या वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ठीक, ये वास्तव में क्या है कि ये पहले से दर निर्धारित कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, जबकि ये बाजार में नीलामी के आधार पर निर्धारित होती है। वेरिएबल का मतलब है बाजार में नीलामी के आधार पर निर्धारित होंगी ये दर। परिवर्ती रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट नीलामी के आधार पर निर्धारित होंगी। थोड़ा सा समझाओ तो फिर हमको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है नीलामी के अंतर्गत, जैसे रेपो रेट के संदर्भ में यहां पर समझ लिया। ठीक, रेपो रेट से कौन उधार ले रहा है? बैंक ले रही उधार। ठीक, तो बैंक यहां पर जब रेपो रेट से उधार ले रही, कितने समय के लिए? अल्प अवधि के समय ये भी उधारी 1 से 14 दिन अर्थात 2 सप्ताह के रूप में ये उधारी चल रही है। 1 से 14 दिन के लिए यहां पर उधारी हो रही। अब यहां पर क्या है कि आरबीआई कहता है कि मैं वास्तव में इतने पैसे को उधार देना चाहता हूं, आप लोगों को इतने करोड़, 5,000 करोड़ रुपया मैं उधार देना चाहता हूं। आप बताओ किस दर पर यह पैसा लोगे, आप किस रेट पर यह पैसा लोगे, मुझे इसको बताओ। अब उस पर बोली लगाता है बैंक। अब उस पर क्या करता है? बैंक बोली लगाना शुरू करता है यहां। अब बोली लगाना शुरू करता है तो जो बैंक यहां पर उच्च बोली लगाएगा उसको पैसा दिया जाएगा, या अनुकूल बोली लगाने वाले को क्या है? स्वीकार कर लिया जाता है कि भैया इसने अनुकूल बोली लगाई है, इसको पैसा दे दिया जाए, इसको पैसा दे दिया जाए। ठीक है, और आरबीआई के लिए सबसे अधिक लाभदायक या बैंकों के लिए सब कम लागत वाली, एक तरह से सबसे कम लागत वाली हो, उसके आधार पर अनुकूल बोली तय की जाती है। ठीक है, इस प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया से जो दर निकलती है वही परिवर्तनीय रेपो रेट के नाम से जानी जाती है। मैंने कहा ना, आरबीआई ने कहा मुझे इतने करोड़ रुपया देना है, इतने करोड़ रुपया देना है, आप बताओ कितने रुपए पर लोगे हमसे पैसा, कितने रुपए पर लोगे पैसा? तो बैंकों ने कहा मुझे 5% पे चाहिए, किसी ने कहा 6% पे चाहिए, 7% पे चाहिए। तो ये वास्तव में क्या है कि इसके बेस पर तय हो जाता है। वेरिएबल मार्केट के बेस पर तय होगा, अर्थात नीलामी की प्रक्रिया के आधार पर होता है। और नीलामी की प्रक्रिया के आधार पर होता है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसा कर रही है जबकि आरबीआई ऑलरेडी फिक्स्ड रेट पर दे रही है? ऐसा क्यों कर रही है? अगर अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी है और पैसा कम है तो आरबीआई उस पैसे को डालने के उद्देश्य से, तरलता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा करती है। आरबीआई क्या करती है? तरलता को बढ़ाने के उद्देश्य से वो चाहती है अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनी रहे, वित्तीय स्थिरता बनी रहे। और बाजार दरें वास्तव में क्या है? नीतिगत जो रेपो दर के करीब लाए, करीब बनी रहे। ठीक है, उसी पर बेस्ड होकर ये काम करें। कहीं ऐसा ना हो जाए क्या कि भैया लोग बाजार से ज्यादा ब्याज से लेना पैसा शुरू कर दो और हमसे ना लें। तो वेरिएबल के बेस पर सरकार ने उपलब्ध करा, आरबीआई ने उपलब्ध करा दिया। जब आरबीआई ने एक तरह से उपलब्ध करा दिया तो ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ? बोली लगाई गई वहां पर। अब बोली लगाई गई, मार्केट में बोली अगर मान लेते हैं कम हो गई या फिर थोड़ी बहुत ज्यादा हो गई या बराबर हो गई, तो उसी बेस पर लोग पैसा ले लेंगे। तो ये वास्तव में चीजें रिप्रेजेंट हो। इसका कार्यकाल अवधि बाजार की जरूरतों के अनुसार बदल सकती है। ठीक है, नीलामी आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर बेस्ड है, पारदर्शी है, प्रभावी उपकरण के रूप में अल्पकालिक नकदी जरूरतों को पूरा करने में सबसे बड़ी बात है। और एलएफ कॉरिडोर से जुड़ा होता है। ब्याज दर हमेशा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के दायरे में रहती है। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के दायरे में ही रहकर काम करती है। जस्ट इसका उल्टा वेरिएबल रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, परिवर्तनीय रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई द्वारा आयोजित किया जाता है। एक तरलता समायोजन उपकरण है जिसके तहत बैंक अपनी अतिरिक्त धनराशि, सरप्लस फंड को आरबीआई के पास नीलामी प्रक्रिया के अनुसार जमा करते हैं। आरबीआई के पास नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत जमा करते हैं। कहते हैं क्या, आरबीआई समय समय पर इसमें क्या करेगा? फिर वही नीलामी का आयोजन करेगा।
ठीक है। और बैंक अपनी अतिरिक्त यहां पर धनराशि की जमा राशियों के लिए बोली लगाते हैं कि भैया मेरे पास इतना पैसा है, बताओ कितने पे लोगे। उस दर को निर्दिष्ट करते हैं कि वे आरबीआई के पास जमा करने को तैयार हो जाए और कहते हैं कि भैया मैं इस दर पर यहां पर क्या है कि चीजों को करने के लिए तैयार हूं। आरबीआई प्राप्त बोलियों के आधार पर सबसे अनुकूल बोली को स्वीकार करता है। आरबीआई कहता है कि मैं इतना रुपया लूंगा आपसे, तो आरबीआई कहता है इतना रुपया लूंगा, 5,000 करोड़ रुपए लूंगा। आप किसी के पास 1,000 करोड़ रुपया, तो वो कहता है इस दर पर हम देंगे, कोई कहता है इस दर पर देंगे, तो जो सबसे कम बोली वाला होगा उसी से आरबीआई यहां पर ले लेगा पहले तो। फिर देखेगा अगर फंडिंग बची है तो उससे ज्यादा वाले पे। मान लेते हैं पीएनबी ने कह दिया क्या, पीएनबी ने कह दिया क्या कि भैया मैं 5% पे दूंगा या 3% पर दूंगा। ठीक है, कितना हमें आरबीआई को 5,000 करोड़ रुपया हमको आरबीआई कह रहा है हमको लेना है, तो आरबीआई ने कह दिया, पीएनबी ने कहा हम 30% में देंगे, एसबीआई ने कहा मैं 3.5 पर दूंगा। ठीक, तो पहले यहां पर क्या है, पीएनबी से ले लेगा, फिर एसबीआई से ले लेगा, इस तरह से अपनी पूरी की पूरा जितना पैसा है उसको यहां पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा जो उसकी लिमिट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट होकर आती हैं। ठीक है, आमतौर पर बीआरआर की ब्याज दर रिवर्स रेपो दर के करीब या उससे थोड़ी अधिक होती है, रिवर्स रेपो दर से थोड़ी सी अधिक होती है, याद रखेंगे यहां पर। ठीक है, और इसकी ब्याज दर हमेशा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के दायरे में रहती हैं। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से याद रखना, किसको, रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का याद रखना। क्या, आमतौर पर बी ट्रिपल आर की ब्याज दर रिवर्स रेपो दर के करीब या उससे थोड़ी अधिक होती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। उद्देश्य क्या है, वही बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को सोखना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना और वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से इसको किया जाता है यहाँ। ठीक है, दूसरा, लचीला कार्यकाल, इसकी अवधि में बाजार की स्थितियों के अनुरूप बदल सकती है। नीलामी आधारित है, प्रभावी उपकरण है ये, और एलएएफ कॉरिडोर से जुड़ा है। ब्याज दर भी रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के बीच में दायरे में रहती है। तो इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखकर चलना है आपको। यहां सारांश देख लेते हैं हम लोग। सारांश में क्या है, वेरिएबल रेपो और वेरिएबल रिवर्स रेपो, बैंक आरबीआई से उधार लेता है। वेरिएबल का मतलब हो गया क्या, नीलामी प्रक्रिया हो गई, बस ये कम ज्यादा हो सकती है, बाजार के अनुसार है, कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आरबीआई, बैंक आरबीआई को पैसा जमा करते हैं। उद्देश्य क्या है, नकदी बढ़ाना है, इंजेक्शन करना है, अर्थात जब नकदी अर्थव्यवस्था में डालनी होगी आरबीआई, तो आरबीआई कहेगा रेपो रेट से मैं बोली लगाओ, कितना रुपया के हिसाब से तुमको चाहिए, हम देने को तैयार है इतने करोड़ रुपया आज। ठीक है, नकदी निकालने के लिए यहां पर क्या है, वेरिएबल रिवर्स रेपो है। दर क्या है, दर का निर्धारण नीलामी के आधार पर दोनों है। नकदी की कमी होती है, नकदी की अधिकता, यहां पर जब नकदी की अधिकता होगी तब बैंकें देंगी, और यहां पर बैंकों में नकदी की कमी होगी तो ऐसी कंडीशंस में बैंकें इसके माध्यम से उधार लेंगी। ठीक है, ब्याज का प्रवाह, आरबीआई, बैंक आरबीआई को ब्याज देंगे, बैंक क्या होगा, आरबीआई को ब्याज देंगे, आरबीआई बैंक को ब्याज देगा। तो दोनों ही कंडीशंस में इस तरह से चीजें बनते हुए दिखाई देती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस को आपके क्लास के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही पहला प्रश्न है, फटाफट बताइए क्या होगा यहां पर। ठीक है, फटाफट बताइएगा क्या होगा। परिवर्तनीय रेपो दर नीलामी में, ठीक है, बैंकों द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली दर हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीतिगत रेपो दर से अधिक होती है। ठीक है, तो ये डिसाइड एक तरह से कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है यहां पर। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है क्या, लगाई गई बोली, उच्चतम बोली दर हमेशा हमेशा ही रिजर्व दर से अधिकतम होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आरबीआई आप याद रखेंगे कि अपनी कट ऑफ दर भी निर्धारित करता है और उसके ऊपर बोली लगाने को अस्वीकार करता है। ठीक है, हमेशा एक तरह से कट ऑफ दर का निर्धारण करता है, याद रखेंगे, और उससे बोली ऊपर नहीं जाएगी, इस बात को करता है, इस बात को करता है। बाजार की स्थितियों के अनुसार बोली लगाई जाती है। बैंक नीतिगत रेपो दर से कम या उसके बराबर बोली लगा सकते हैं।
ठीक है, नीतिगत दर से जो है, जो एक तरह से उससे कम लगाएंगे, या भाई जाहिर सी बात है बैंक रेपो दर की तरफ क्यों जा रहा है, वेरिएबल की तरफ क्यों जा रहा है, उसे कम पर मिलेगा तभी तो कम लगाएगा या बराबर लगाएगा, लेकिन उससे अधिक लगाएगा नहीं, क्योंकि आरबीआई कट ऑफ जारी करता है। वहां कट ऑफ का मतलब है इससे ज्यादा नहीं लगाओगे। ठीक है, यदि उनकी तरलता आवश्यकता ना हुई तो वो कम पर करेंगे, अगर उन्हें आवश्यकता ही नहीं तो जाहिर सी बात है कम पर बोली लगाएंगे। और अगर एक तरह से यहां पर ज्यादा हुई तो फिर वो उसके लगाएगा, लेकिन आरबीआई उसमें कट ऑफ जारी करता है। वो नहीं चाहता कि बाजार की दर भी महंगी हो जाए, तो वो जारी कर देता है कट ऑफ कि इससे ज्यादा आप नहीं लगाओगे। तो हमेशा नहीं, याद रखना, ठीक है, ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर का प्राथमिक उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में स्थायी तरलता अधिशेष को अवशोषित करना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत हो गया। ठीक है, तरलता अवशोष, यहां पर क्या है, प्राथमिक उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अस्थायी तरलता, इसको स्थायी तरलता नहीं बल्कि कौन सी, अस्थायी तरलता को अवशोषित करना। जो पैसा अधिक आ गया है उसको अवशोषित करना है। ठीक है, अवशोषित करना है। ठीक है, आरबीआई अगर देखता जाए तो खुले बाजार के परिचालन के माध्यम से तरलता, स्थायी तरलता को ऑपरेट करता है और उसके माध्यम से कंट्रोल कर सकता है यहां पर स्थायी तरलता को। तो अस्थायी तरलता को एक तरह से क्या करता है कि तरलता को अवशोषित करना है प्राथमिक उद्देश्य। ये वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। स्थायी लिखा हुआ है इसमें, स्थायी लिखा हुआ है यहां। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा की चौड़ाई बर्थ, ठीक है, अर्थात ऊपरी और निचली सीमा के रूप में जो है वही रिप्रेजेंट किया गया है, ऊपरी और निचली सीमा। ठीक है, रिवर्स नीतिगत रेपो दर और फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर के बीच होती है। ठीक है, तो नीतिगत रेपो दर और उसके बीच होगी तरलता समायोजन कॉरिडोर की सुविधा। ठीक है, की चौड़ाई नीतिगत रेपो दर और फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर के बीच का अंतर होती है। बिल्कुल ठीक बात है यहां पर, ये यहां पर क्या है कि बिल्कुल ठीक बात है, अर्थात तीसरा इसमें क्या है, सही है। ए आंसर होगा, केवल एक सही है, याद रखें, केवल एक सही है। इसमें पूछा है कितने यहां पर सही हैं, केवल और केवल एक सही है। ये बात यहां पर क्या है कि बिल्कुल रिप्रेजेंट की गई है। यहां तरलता समायोजन सुविधा और कॉरिडोर नीतिगत रेपो दर के आसपास संचालित होती है। इसकी ऊपरी सीमा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर होती है और निचली सीमा फिक्स्ड रिवर्स रेपो दर होती है। इस प्रकार कॉरिडोर की चौड़ाई नीतिगत रेपो दर और फिक्स्ड रेपो दर के बीच का अंतर होती है। बिल्कुल यहां पर, ठीक है, रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। तो तीसरा इसमें सही है, याद रखेंगे। ठीक है, जब भारतीय रिजर्व बैंक एक साथ परिवर्तनीय रेपो दर और परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर नीलामी आयोजित करता है तो इसका संभावित निहितार्थ क्या हो सकता है, निहितार्थ क्या हो सकता है। ठीक है, निहितार्थ क्या हो सकता है, फटाफट बताइएगा क्या निहितार्थ हो सकता है यहां। ठीक है, फटाफट यहां पर आंसर बताइएगा आप, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये ऊपरी सीमा और निचली सीमा तो आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, देखो, रेपो दर कॉरिडोर के जो एलएएफ कॉरिडोर है उसके ऊपरी सीमा के रूप में काम करता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो कॉरिडोर जो है निचली सीमा के रूप में काम करता है एलएएफ में। ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है बेसिकली। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखकर आपको चलना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। सेकंड क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, फटाफट बताइएगा। जब भारतीय रिजर्व बैंक एक साथ परिवर्तनीय रेपो दर और परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर नीलामी आयोजित करता है तो इसका संभावित निहितार्थ क्या है, फटाफट बताइएगा। संभावित निहितार्थ क्या है यहां। आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में एक तटस्थ तरलता रुख बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकिंग प्रणाली में समग्र तरलता की कमी होगी। कमी और अधिकता ये तो दोनों चल रही है ना। बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण मात्रा में तरलता को इंजेक्ट करने का इरादा रखते हैं। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण मात्रा में तरलता अधिशेष होगा जिसे वह प्रबंधित करना चाहता है। तरलता अधिशेष
भाई ये कैसे करे? इसका मतलब है कि बैंकिंग प्रणाली में एक तटस्थ तरलता रुख बनाए रखने का प्रयास कर रहा है आरबीआई। आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा जो तरलता की मात्रा को ठीक ट्यून करने का प्रयास कर रहा है। इसका तात्पर्य तो यही है, क्योंकि दोनों चीजें लेकर चल रहा है। एक तो बी ट्रिपल आर भी ले रहा है और बी डबल आर भी ले रहा है, दोनों को एक तरह से नीलामी को आयोजित कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बैलेंस बनाना चाहता है, अर्थात तरलता के लिए वो तटस्थता की रणनीति अपनाते हुए यहां पर काम करना चाहता है। इसी पर फोकस्ड होकर काम करते हुए चीजों को लेकर चल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर नीलामी द्वारा लगाई गई कट ऑफ दर का सबसे अधिक प्रभाव कर सकता है? कट ऑफ दर, ठीक है, परिवर्तनीय रिवर्स रेपो दर नीलामी में बैंकों द्वारा लगाई गई कट ऑफ दर को सबसे अधिक प्रभावित कर सकता है। फटाफट बताइएगा, सबसे अधिक प्रभावित कौन कर सकता है यहां? ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता? नहीं। ठीक है, अंतर बैंक मुद्रा बाजार में तरलता की स्थिति, अर्थात एक बैंक दूसरी बैंक से अगर पैसा मांग रहा है, ठीक है, एक बैंक अगर पैसा दूसरी बैंक को अगर पैसा मांग रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि एक दूसरे को तरलता उपलब्ध करा सकते हैं ये। भाई आरबीआई को देने की जगह हम अंतर बैंक को दे सकते हैं, भैया उस बैंक को दे दो अगर आरबीआई यहां पर नहीं कर रही है। तो वास्तव में क्या है कि अगर वो कट ऑफ दर को प्रभावित कर सकता है कि आरबीआई ने कट ऑफ दर इतनी कम रखी हो सकता है क्या कि दूसरे बैंक को देना बहुत ज्यादा अच्छा है बैंक को, तो दूसरे बैंक को देना ज्यादा अच्छा है तो कम दरों पर जमा करने के लिए तैयार। ठीक है, यहां पर पर्याप्त तरलता है अंतर बैंक बाजार में, तो बैंक आरबीआई के पास में कम दरों पर मुद्रा जमा करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, जिससे जो बीआरआर की कट ऑफ दर और कम हो सकती है। यदि तरलता की कमी है तो वो उच्च दरों की मांग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहां पर। ये तो होगा बैंकों की अपनी जमा वृद्धि की प्रत्याशाएं, अर्थात जो बैंकें हैं वो भविष्य में मजबूत जमा वृद्धि की उम्मीद करती हैं, तो उन्हें वर्तमान में अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के पास कम दरों पर जमा करने में अधिक आपत्ति नहीं हो सकती है। ये 100% एक तरह से क्या हो गया कि बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नीतिगत रुख, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नीतिगत रुख का मतलब है यहां पर क्या कि आरबीआई का मौद्रिक नीति का समग्र रुख ब्याज दरों की दिशा और तरलता प्रबंधन और बैंकों की अपेक्षा को प्रभावित करता है, जिससे बीआरआर की कट ऑफ दर को प्रभावित होती रहती है। इस बात को याद रखेंगे। इसलिए ये वाला भी क्या हो गया कि बिल्कुल ठीक हो गया। आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर होगा, याद रखें। हम बिल्कुल हट जाते हैं आपको, जिससे आपको ये चीजें क्या हो जाएं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएं और मिल जाए आपको, जिससे चीजें हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सही उत्तर चुनना था 2, 3 और 4। देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं उसको आपको विचार करना है। ठीक है, परिवर्तनीय रेपो नीलामी में बैंक यह तय करते हैं कि वह आरबीआई से किस दर पर उधार लेना चाहते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय रिवर्स रेपो नीलामी में आरबीआई तय करता है कि वह किस बैंक को अधिक ब्याज देगा। ठीक, रिवर्स रेपो का उद्देश्य बाजार से तरलता को निकालना होता है। फटाफट बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो रिवर्स रेपो नीलामी में अगर रिवर्स ले रहा है, ठीक है, तो आप यहां पर याद रखना बोली नहीं लगाता है। ऑक्शन में आरबीआई बोली नहीं लगाता है। यहां पर आरबीआई जब बोली ही नहीं लगाएगा यहां पर, तो जाहिर सी बात है क्या कि बैंक बोली लगाते हैं। ठीक है, तो वो किस न्यूनतम राशि पर जमा करने को तैयार है, ये एक तरह से अधिक ब्याज देगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो ऑक्शन में आरबीआई बोली नहीं लगाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आरबीआई तय करता है तो आरबीआई तो तय करेगा ही नहीं। ठीक है, वो तो यहां पर क्या है, बल्कि बैंक बोली लगाते हैं वे किस न्यूनतम दर पर राशि को जमा करने को तैयार हैं, उस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाला तो गलत हो गया। पहला नीलामी में यह तय करता है कि आरबीआई किस दर पर उधार लेना है, बिल्कुल ठीक बात है। रिवर्स रेपो दर का उद्देश्य बाजार से तरलता को निकालना होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है,
रिवर्स रेपो दर का तरलता को निकालना होता है, बिल्कुल ठीक बात है, वो अतिरिक्त तरलता जो है उसको निकालने के उद्देश्य से किया जाता है। तो पहला और तीसरा, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, फटाफट बताइएगा, कौन सा कथन यहां पर गलत है। यहां रेपो लेन देन में बैंक सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। गलत पूछा गया, गलत कथन, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। रिवर्स रेपो दर से अधिक होती है, रिवर्स रेपो दर तो कम होगी, रेपो दर हमेशा अधिक होती है, तो यही वाला गलत हो गया, फिर तो आगे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, फिर तो आपको पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पर इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया यहाँ। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस जिस पर मैंने चर्चा की है आपको, और इसी तरीके से लगातार यहाँ चर्चा होती रहेगी आपकी, चिंता मत करिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको लेकर चलेंगे और इसी तरीके से आप क्लास देखते रहिए, आपकी ये क्लास लगातार कंटिन्यू रूप से चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में। गुड नाइट, वंदे मातरम।